नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आज चर्चा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी पर। कर्पूरी ठाकुर बेहद साधारण या अति साधारण कह लें परिवेश से निकले और भारतीय राजनीति के आकाश में एक जबरदस्त चमकदार सितारा बन गए। आइए देखते हैं उनकी पूरी जिंदगी। इस वीडियो में कुछ खास किस्से नहीं बल्कि पूरी जिंदगी पर प्रकाश डालते हैं। खास किस्से अलग अलग वीडियो में बाद में हम लोग देखेंगे कर्पूरी ठाकुर पर केंद्रित। कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था, समस्तीपुर जिला है बिहार में, वहाँ एक गांव है समस्तीपुर में पितौजिया, वहाँ पर जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को। कई लोग इसे 1920 भी मानते हैं कि 24 जनवरी 1920 में जन्म हुआ था कर्पूरी ठाकुर का, लेकिन मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर 1924 ही दर्ज है, इसलिए हम लोग ये मान करके चलेंगे कि 24 जनवरी 1924 उनकी जन्म तिथि है। उनके पिता का नाम था गोकुल ठाकुर और वो जो जातिगत पेशा उस समय के या आज के भी कह लीजिए भारतीय समाज में, हिंदू समाज में था, वही करते थे, यानी कि जाति से नाई थे और नाई का काम करते थे, दाढ़ी बनाते थे गांव में घूम घूम करके, ये उनका काम था। उस घोर दरिद्रता और गरीबी में भी पिता गोकुल ठाकुर ने एक बहुत अच्छा जो काम किया, ये कि कर्पूरी ठाकुर की शिक्षा की शुरुआत करा दी, मतलब पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया, जबकि उस समय बहुत कम, न के बराबर अपवाद में शायद ही कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित जाति से कोई पढ़ पाता था उस स्थिति में। और नाम रखा बेटे का कर्पूरी ठाकुर, जिनकी जिंदगी पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की शुरुआती पढ़ाई हुई तिरहुत एकेडमी समस्तीपुर में, और इसके बाद समस्तीपुर में ही है न्यू हाई स्कूल, जहां उनका एडमिशन कराया गया। यह स्कूल जो न्यू हाई स्कूल है वो उनके गांव से यानी पितौजिया से 6 किलोमीटर की दूरी पर था। वो वहां 6 किलोमीटर डेली पैदल आते जाते थे पढ़ने के लिए, और पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं हुआ करती थी, मतलब नंगे पैर आते जाते थे प्रतिदिन 6 किलोमीटर। लेकिन ये आप इसी से अनुमान लगे कि उस दौर में ही, उस समय ही कर्पूरी ठाकुर में पढ़ने लिखने की कितनी अधिक इच्छा उनके अंदर थी। गरीब परिवार थे, मुश्किल से खाना पीना हो पाता था। कई बार ऐसे भी मौके आते थे कि जब पूरे दिन उन्हें खाना नहीं मिलता था या सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता था। इसके बावजूद कर्पूरी ठाकुर की इच्छा, रुचि पढ़ने लिखने में थी, और धीरे धीरे वो अखबार पढ़ने में भी रुचि लेने लगे, अखबार पढ़ते थे। ये जिस समय की बात हो रही है, यानी 1936 से 40 तक के आसपास की बात है, जब वो 8वीं में हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। और अखबार पढ़ने से असर ये हुआ कि जो उन दिनों दुनिया में सबसे अधिक उथल पुथल चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, फिर विश्व युद्ध शुरू भी हो गया। इन चीज़ों में कर्पूरी ठाकुर की रुचि बढ़ने लगी, यानी राजनीतिक रूप से वो जागरूक होने लगे, उनकी चेतना बढ़ने लगी। और उन्हीं दिनों की बात है कि बिहार में किसान आंदोलन भी अपनी जवानी पर था, जो सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन वगैरह कर रहे थे। पितौजिया जो उनका गांव था, उसके बगल में ओइनी एक गांव है, वहां पर 3 और 4 दिसंबर 1938 को समाजवादियों का एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में नरेंद्र देव, राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी जैसे बड़े नाम भाग लेने के लिए आए हुए थे। कर्पूरी ठाकुर भी उस सम्मेलन में गए। उन्होंने गहराई से उस सम्मेलन को देखा और काफी कुछ राजनीतिक रूप से वो जागरूक हुए। कर्पूरी ठाकुर की पढ़ाई भी चलती रही। मैट्रिक की परीक्षा 2nd डिवीजन में उन्होंने पास की, और फिर कॉलेज था सीएम कॉलेज दरभंगा, जहां उनका आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला हुआ, एडमिशन हुआ, और वहां फिर पढ़ाई करने लगे। दरभंगा में रहने की सुविधा इनके पास नहीं थी, मतलब इतने पैसे नहीं थे कि वहां रह करके पढ़ाई कर सकते थे। इस स्थिति में उन्होंने क्या किया कि डेली रेलगाड़ी से समस्तीपुर से दरभंगा वो आया जाया करते थे, यानी कॉलेज करने के लिए। पहनावे और पोशाक में भी कोई खास फर्क नहीं आया। धोती कुर्ता पहनते थे, जो उन दिनों का आम ड्रेस था, और लेकिन कॉलेज जाने के समय भी इनके पैरों में जूते या चप्पल नहीं हुआ करती थी, नंगे पैर ही कॉलेज भी जाया करते थे। ये जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि ये महत्वपूर्ण समय था जब देश में और पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से परिवर्तन हो रहे थे। यहाँ पर परिवर्तन क्या हुआ कि भारत में उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। कई बड़े नेता या कह लीजिए कि तमाम बड़े नेता जेलों में भर दिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन जनता अपने हिसाब से आंदोलन करने लगी। कर्पूरी ठाकुर ने
सिंहवाड़ा जो दरभंगा में है वहां पर नेतृत्व किया भारत छोड़ो आंदोलन का, करो या मरो नारा के साथ। अंग्रेजी सरकार पूरी तरह से दमन का सहारा ले रही थी। कर्पूरी ठाकुर उससे बचना चाह रहे थे। वो ये भी चाह रहे थे कि जेल से बाहर रहें, गिरफ्तार नहीं हो, ताकि आंदोलन अधिक से अधिक वो लंबे समय तक चला सकें। तो करते ये थे कि जब जरूरत पड़ती थी वो आंदोलन का नेतृत्व करते थे, जहां पर जिस तरह की कार्रवाई करनी होती थी करते थे, और फिर वो नेपाल चले जाते थे। जब उन्हें पकड़ाने की अधिक उम्मीद आशंका होती थी तो वो बॉर्डर पार करके नेपाल में घुस जाते थे। इस तरह से कर्पूरी ठाकुर बचे रहे गिरफ्तार होने से 1942 के दौरान। इस दौरान अंग्रेजों की नज़र से बचने के लिए कर्पूरी ठाकुर पितौजिया में एक शिक्षक की नौकरी करने लगे। फिर 1942 के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए अपने साथियों के साथ, और उन्होंने आज़ाद दस्ता बनाया, जिसमें यह था कि सशस्त्र आंदोलन के माध्यम से हम अंग्रेजों को मार भगाएंगे। इसका अलग अलग इकाइयां तैयार की जाने लगी और जो अलग अलग जगह पर इसके मंडल बनाए गए, विंग बनाया गया, उसमें एक डिक्टेटर रखा जाता था जो संचालन करता था, रूपरेखा तय करता था कि कैसे आज़ाद दस्ता काम करेगा। समस्तीपुर में रामावतार शर्मा को डिक्टेटर बनाया गया था और उनके साथ काम करने लगे सक्रिय सदस्य बन करके कर्पूरी ठाकुर, यानी आजाद दस्ता के एक सक्रिय सदस्य कर्पूरी ठाकुर भी बन गए। ब्रिटिश सरकार की पूरी खुफिया एजेंसी इन आंदोलनकारियों के पीछे लगी हुई थी और 23 अक्टूबर 1943 को एक स्कूल में सोए हुए थे वशिष्ठ नारायण, राम बुझावन और कर्पूरी ठाकुर, जहां से सोते हुए अवस्था में ही तीनों गिरफ्तार कर लिए गए। वहां से तीनों को दरभंगा जेल भेज दिया गया और काफ़ी इन्हें यातना दी गई। जेल में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था इन राजनीतिक बंदियों के साथ, वो कर्पूरी ठाकुर हों, उनके साथ गिरफ्तार हुए लोग हों या बाकी लोग, इसे लेकर के इन तीनों ने योजना बनाई, वशिष्ठ नारायण, राम बुझावन और कर्पूरी ठाकुर ने, कि ये बारी बारी से भूख हड़ताल करेंगे। यानी संघर्ष वहां भी शुरू हो गया और भूख हड़ताल शुरू हो गई। 20 दिन भूख हड़ताल के बीत गए जेल में, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इससे कर्पूरी ठाकुर की स्थिति काफ़ी खराब होने लगी। उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई, यूँ लगा कि जैसे अब वे नहीं बचेंगे। 28 दिन जब बीत गया तो 28वें दिन, 27 दिन बीत गए थे, 28वें दिन ब्रिटिश सरकार ने ध्यान दिया और फिर उनकी मांगें मान ली गई। कर्पूरी ठाकुर इस गिरफ्तारी में करीब 13 महीने तक जेल में रहे। जेल में रहने के दौरान ही कर्पूरी ठाकुर करीब आए कांग्रेस सोशलिस्ट के। कांग्रेस में ही एक अलग इकाई बन गई थी समाजवादियों की, जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट कहा जाता था, लेकिन विधिवत उसमें शामिल हुए कर्पूरी ठाकुर मार्च 1946 में, और इसके बाद आजीवन वो समाजवादी ही बने रहे। सोशलिस्ट पार्टी का जब जिलावार विस्तार किया जा रहा था तो उस स्थिति में कर्पूरी ठाकुर को दरभंगा जिला का मंत्री बनाया गया। 1947 तक कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री बने रहे। इस अवधि में कर्पूरी ठाकुर इलियास नगर और विक्रमपट्टी के जमींदारों पर बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व करते रहे और 60 बीघे जमीन को गरीबों में बंटवाया। 1947 में सोशलिस्ट पार्टी ने रामानंद मिश्र के नेतृत्व में भारतीय किसान पंचायत की स्थापना की थी और अब वहां पर बड़ी भूमिका आई कर्पूरी ठाकुर की। कर्पूरी ठाकुर को पंचायत सचिव और बाद में प्रधान सचिव बनाया गया। किसका? भारतीय किसान पंचायत का। बाद में जब कांग्रेस से बिल्कुल सोशलिस्ट पार्टी अलग हो गई, सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हो गया, तो बिहार में तब से लेकर के बाद तक कह लीजिए कि जब तक कर्पूरी ठाकुर रहे, समाजवाद का नेतृत्व या सोशलिस्ट पार्टी के, चाहे वो पार्टी का नाम भले ही बदलता रहा हो, लेकिन नेतृत्व कर्पूरी ठाकुर के ही हाथों में रहा। 1948 से 1953 तक कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के प्रांतीय सचिव रहे और इस दौरान गांव-गांव घूमकर पार्टी की जड़ों को मजबूत करते रहे। 1952 के प्रथम विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुन लिए गए, यानी विधायक बन गए। 1952 के चुनाव के बाद कर्पूरी ठाकुर ने कई दूसरे देशों का भी भ्रमण किया। यूरोप और पश्चिम एशिया से लौटने के बाद कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट यूथ कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि की हैसियत से वियना और यूगोस्लाविया गए और मार्शल टीटो से विचार विमर्श किया। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया, लेबनान, मिस्र और इजराइल जैसे देशों का भी भ्रमण किया। 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कर्पूरी ठाकुर फिर से ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुन लिए गए। 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ और इसमें भी कर्पूरी ठाकुर फिर से ताजपुर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत गए।
1962 के चुनाव के बाद सोशलिस्ट जितने भी अलग अलग पार्टियां थी, समाजवादी धड़े थे, सबको एकीकृत करने का प्रयास किया जाने लगा। 29 जून 1964 को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, मतलब विलय हुआ। हालांकि कई ऐसे नेता थे, सूरज नारायण सिंह, बसावन सिंह, त्रिपुरारी सिंह, वीपी सिन्हा, ऐसे लोगों ने विरोध किया इस विलय का, और परिणाम यह हुआ कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी टूट गई थी। लेकिन कर्पूरी ठाकुर लोहिया के साथ ही रहे, यानी संसोपा में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में ही बने रहे। 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ देश में। कर्पूरी ठाकुर फिर 28,000 वोट से ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत गए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। इस बार 1967 का चुनाव बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था इस चुनाव में, और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिस पार्टी के कर्पूरी ठाकुर थे, उसने 69 सीटें जीती थी, यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के 69 विधायक चुने गए थे उस चुनाव में। तब तक समाजवादी धड़े फिर से कई गुटों में बंट चुका था। फिर से एकीकरण हुआ 9 अगस्त 1971 को, और बनाया गया द सोशलिस्ट पार्टी। इसमें कई घटक दलों का विलय किया गया, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने अपना इसमें अलग एक पार्टी इन्हीं दिनों बना ली थी। उसका नाम रखा था भारतीय लोक दल। राजनारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग लोक दल में शामिल हो गए। याद रखिए कि इसी बीच 22 दिसंबर 1970 को कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, और जून 1971 तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। कर्पूरी ठाकुर का इस दौरान संघर्ष भी जारी था, और 1969 के आसपास की बात है जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कर्पूरी ठाकुर, और इसी दौरान टाटा फैक्ट्री के मजदूरों के लिए 28 दिनों का आमरण अनशन भी किया था कर्पूरी ठाकुर ने। 1972 में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए। कर्पूरी ठाकुर फिर से ताजपुर से जीत गए भारतीय लोक दल पार्टी के टिकट पर। 1972 के चुनाव के बाद ही एक महत्वपूर्ण घटना हुई देश में कि छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई, और बाद में फिर देश में आपातकाल लगा दिया गया। छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने लगे जयप्रकाश नारायण, और उन्होंने सबसे पहले आह्वान किया कि तमाम विपक्षी दल जितने भी हैं, तमाम विपक्षी दलों के विधायक हैं, वो इस्तीफा दें सदनों से। और सबसे पहले बिहार में इस्तीफा दिया कर्पूरी ठाकुर ने। 26 जून 1975 वो तारीख है जब देश भर में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। बिहार के जितने भी प्रमुख नेता थे वो सभी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर उस दिन थे पूर्णिया में, इस वजह से वो गिरफ्तार होने से बच गए, और फिर वो फरार रहे। इस इमरजेंसी के दौरान उन्हें गिरफ्तार करने की तमाम कोशिशें की गई, और वो पूरे देश के चप्पे चप्पे में, मतलब दिल्ली से लेकर के तमिलनाडु तक, वो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरे देश भर में वो घूमते रहे। हर राज्य में लगभग गए, नेताओं से मिलते रहे, पुलिस उनके पीछे लगी रही, पूरी हुकूमत उनके पीछे लगी रही, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं किए जा सके। यहाँ तक कि उनकी गिरफ्तारी परिणाम भी घोषित कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये कमाल की बात है। इमरजेंसी के दौरान जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर इधर उधर भटकते रहे अलग अलग वेश में, जितना उन्होंने बहुरूपिया अपना बनाया, बहुरूपिया के रूप में घूमते रहे अलग अलग वेश धारण करके, उस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। उस पर तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन हम लोग एक कम से कम वीडियो बनाने की अलग से कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तमाम लोग गिरफ्तार हो रहे थे, हर जगह से गिरफ्तारी की खबर आ रही थी, उस दौरान कर्पूरी ठाकुर जैसे बड़े नेता गिरफ्तारी से बचे रहे, और न सिर्फ बचे रहे बल्कि वो पूरे देश में इमरजेंसी के खिलाफ चल रहे आंदोलन का नेतृत्व करते रहे, लोगों को जोड़ते रहे, और एक जगह से दूसरी जगह संदेश भी भेजते रहे। 30 जनवरी 1977 का वो दिन है जब पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक विशाल रैली हुई। कहा जाता है कि करीब 10 लाख लोग उस रैली में शामिल हुए। जेपी की वो रैली थी, और उस रैली में जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने घोषणा की कि मंच पर कर्पूरी ठाकुर भी हैं, तो सभी सुनने वाले लोग अवाक रह गए। फिर जब वो रैली खत्म हुई, वहां से मंच से नीचे उतरने का पुलिस प्रयास कर रही थी। पुलिस के लिए अब ये सुनहरा मौका था कि जब गिरफ्तार कर लिए जाएं कर्पूरी ठाकुर, और फिर उन्हें वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी में कर्पूरी ठाकुर 15 दिन ही जेल में रह सके। उसके बाद फिर वो जेल से बाहर आ गए और लग गए चुनाव की तैयारी में। मार्च 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ, और इस लोकसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर खड़ा हुए समस्तीपुर से, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से, और वहां से भारी मतों से जीत गए। जून 1977 में फिर बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचन हुआ, और उस निर्वाचन में
विपक्ष ने मिल करके जो जनता पार्टी बनाई थी उसे भारी बहुमत मिला, लेकिन अब बात आ गई थी कि सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। यहाँ पर दो प्रमुख चेहरे थे, या कह लीजिए कि नेतृत्व के दो प्रमुख उम्मीदवार थे, एक सत्येंद्र नारायण सिन्हा और दूसरा कर्पूरी ठाकुर। अब यहाँ पर विधायकों को वोट देने की बात कही गई कि विधायक आपस में चुन लें कि उनका नेता कौन होगा, और यहाँ कर्पूरी ठाकुर विजयी रहे। सबसे अधिक विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर के पक्ष में अपना मत दिया और कर्पूरी ठाकुर इस तरह फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिए गए। अब बात थी कि उन्हें, अब मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन उन्हें विधानसभा की सदस्यता भी लेनी थी, उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में फूलपरास विधानसभा क्षेत्र के विजयी विधायक ने अपना सीट खाली कर दिया कर्पूरी ठाकुर के लिए। फूलपरास विधानसभा क्षेत्र यादव बाहुल्य क्षेत्र था और कांग्रेस ने चालाकी ये की कि वहां से यादव उम्मीदवार को खड़ा किया। नाम था राम जयपाल यादव, लेकिन वहां पर भी कर्पूरी ठाकुर के आगे उस उम्मीदवार का कुछ नहीं चला और कर्पूरी ठाकुर विजयी रहे। कर्पूरी ठाकुर याद रखिए कि सबसे पहले 1971 में मुख्यमंत्री बने थे और जब वो तब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए काफ़ी काम किया था और उन्होंने हिंदी को अनिवार्य भाषा बना दिया था। अंग्रेजी को पहले ये होता था कि जो गरीब विद्यार्थी थे वो अंग्रेजी में जाकर के फेल कर जाते थे, तो अंग्रेजी में पास होने की अनिवार्यता को उन्होंने हटा दिया, यानी अंग्रेजी में आप पास कीजिए या फेल कीजिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी विषय में आप पास कीजिए। 1977 में वो मुख्यमंत्री बने तो दो उन्होंने बड़ा काम किया। एक तो उन्होंने सरकारी कामकाज में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में ये कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया। दूसरा काम ये किया कि वो आईएएस अधिकारी हों या फिर पुलिस पदाधिकारी हों, सभी स्तर पर हिंदी में काम करना उन्होंने आवश्यक कर दिया कि हिंदी में काम किया जाए ताकि आम जनता समझ सके क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। एक और काम किया कि मैट्रिक तक की परीक्षा को उन्होंने इस बार निःशुल्क कर दिया ताकि गरीब से गरीब बच्चे भी कम से कम मैट्रिक तक की शिक्षा हासिल कर सकें, पैसे के अभाव में किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुके। यह भी हुआ कि पहली बार एक साथ 6000 इंजीनियरों को हाथों हाथ नौकरी दी गई। बड़ा इस बार उन्होंने ये काम किया आरक्षण पर। मुंगेरी लाल कमेटी और काका कालेलकर कमेटी की अनुशंसा का उन्होंने अध्ययन किया और उस हिसाब से 1978 में पिछड़ी जाति और कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण लागू किया, 12% अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए, 8% पिछड़ी जातियों के लिए और 3% महिलाओं के लिए, साथ ही 3% आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण नीति को कर्पूरी ठाकुर ने लागू कर दिया। इस आरक्षण नीति का सामंत वर्गों ने जबरदस्त विरोध किया। उन्हें लगा कि उनका वर्चस्व टूट रहा है, पिछड़ी जाति और कमजोर जाति से आने वाले लोग आगे बढ़ेंगे, उनका वर्चस्व नहीं रह जाएगा। कर्पूरी ठाकुर को भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां सार्वजनिक रूप से दी जाती थी। इस बार कर्पूरी ठाकुर करीब 18 महीने तक मुख्यमंत्री रहे। 1980 में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें कर्पूरी ठाकुर फिर जीत गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जो उस समय चौधरी चरण सिंह के साथ थे, चौधरी चरण सिंह का कई व्यवहार, खास करके अकेले फैसला लेने की आदत जिसे वो तानाशाही भी कहते थे, पसंद नहीं आई और इस आदत के कारण आखिरकार उन्होंने चौधरी चरण सिंह का साथ छोड़ दिया। और इस बार जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर वगैरह के साथ जो एक नया लोकदल बना, जिस लोकदल कर्पूरी कहा जाता था। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में गए। सत्ता तो कांग्रेस को मिली, लोकदल सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के रूप में उभरा और कर्पूरी ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया गया। 1985 में फिर का चुनाव हुआ। चुनाव इस मायने में खास रहा कि पहली बार कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए, लेकिन इसके 2 महीने बाद ही 1985 में कर्पूरी ठाकुर सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से चुन लिए गए और विधानसभा में यानी बिहार विधानसभा में चले आए। अगस्त 1985 में कर्पूरी ठाकुर को हार्ट अटैक आया और फिर हार्ट की परेशानी बढ़ती चली गई। इसके बावजूद कर्पूरी ठाकुर के संघर्ष में कभी कमी नहीं आई, वो उसी तरह से संघर्ष की राह पर चलते रहे और 17 फरवरी 1988 को जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया।
कर्पूरी ठाकुर का सबसे अधिक लंबा समय बीता विपक्ष के नेता के रूप में। मुख्यमंत्री बहुत कम ही समय रह पाए, लेकिन इस दौरान उनका अध्ययन करें, जब वो विपक्ष के नेता के रूप में थे तो उन्होंने सिंचाई को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर के और फिर जातीय समरसता को लेकर के, जाति के नाम पर जो उत्पीड़न हो रहा था उसके खिलाफ सबसे अधिक सदन में उन्होंने कहा। उनके तमाम जो भी सदन में यानी विधानसभा में भाषण हुए हैं, उनमें सबसे अधिक जो 2-3 चीज़ों पर ध्यान है, उसमें सबसे पहले नंबर पर किसानों की बात है, सबसे अधिक जिनकी बात उन्होंने की है। दूसरे नंबर पर यह है कि जाति के नाम पर जो लोगों को सताया जा रहा था, उत्पीड़ित किया जा रहा था, सामाजिक न्याय को लेकर के उन्होंने, और फिर तीसरी बात कानून व्यवस्था को लेकर के, अलग अलग जो भी बिहार में उस दौरान घटनाएं हो रही थी, आपराधिक घटनाएं हो रही थी, उनको लेकर के, और सभी मुद्दों पर भी है, लेकिन उनके भाषण में ये 3 बातें प्रमुख रूप से हैं। ये आज चर्चा हो रही थी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी पर। द फ्रीडम पर विभिन्न महापुरुषों की जीवन की तमाम घटनाएं उपलब्ध हैं, सैकड़ों वीडियो हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आप जो आपको अच्छा लगे या लगे कि इसमें कोई रुचि रखते हैं, उनके तक आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं, लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, डिसलाइक करके या कमेंट में लिख करके हमें बता भी सकते हैं कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या और किया जाना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।